हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम जो अध्याय पहले पढ़ रहे थे यूरोपियों का आगमन, उसमें हम महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर पढ़ चुके थे। तो आज हम इस वीडियो का आगे पढ़ते हैं जिसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रगति। पश्चिम और दक्षिण भारत के में कदम। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को डच कंपनी की तुलना में अपनी प्रथम व्यापार यात्रा में कम आमदनी हुई। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त करने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ प्राप्त होता रहा। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं, विशेषकर कपड़ों का महत्व समझा और वे उसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। गुजरात के सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो 1609 में दरबार आगरा में पहुंचा और किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जब 1611 में कैप्टन मिडलटन ने सूरत की निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे पूर्व 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। बाद में पश्चिम तट के अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाना खोलने की अनुमति मिली। सन 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया, जो 1619 तक वहां रुका। यद्यपि वह मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि उसने मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ-साथ अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के जहाज़ों को लूटना, नष्ट करना जारी रखा तथा भारतीय जहाज़ों से भारी हर्जाना वसूल करते रहे। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनियों, संधियों, षड्यंत्रों और आक्रमणों का सहारा लिया। 1620 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1632 में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1623 तक सूरत और मछलीपट्टनम के अतिरिक्त भृगुकच्छ, भड़ोच वर्तमान भरूच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। 1625 में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। इससे उनके क्षेत्र विस्तार की और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डचों एवं मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे-छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1622 में अंग्रेजों ने आरमुज पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि इसके पश्चात वे पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। अंग्रेजों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर लिया। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1640 में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया, जिसके भीतर कारखाने खोले गए। 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज डचों से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गए। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल के राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसमें दहेज स्वरूप उसे बम्बई टापू मिल गया।
चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड वार्षिक की मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया और धीरे-धीरे सर जॉर्ज ऑक्सेनडेन 1662 से 1669, गेराल्ड आंगियर 1669 से 1677 और सर जॉन चाइल्ड 1682 से 1690 के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 में उड़ीसा के बालासोर, 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। बिहार के पटना, बंगाल के ढाका, कासिम बाजार में भी कई कारखाने खुले। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गया। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और सोरा देश के अंदरूनी हिस्से में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई तरह के चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651, 1656 और 1672 में प्राप्त फरमानों से उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 के फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सुल्तानती में एक कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलाबंद कर लिया। 1696 में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी। 1698 में 1200 रुपए में कंपनी ने जमींदारी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। इससे उन्हें सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकाता गांव की जमींदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर ही प्रमुख बंदरगाहों बंबई, मद्रास एवं कोलकाता पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। 1700 में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंसी और परिषद के अधिकार में आ गए, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंदी बस्ती में थे। जॉब चार्नक द्वारा कलिकाता नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। तत्पश्चात इस बस्ती का तेजी से विकास हुआ। फर्रुखसियर का फरमान। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटे और विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे 1691 के फरमान के निमित्त गुजरात और दक्कन में सुविधाएं बढ़ गई थी। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषाधिकार शामिल थे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। 10,000 रुपये सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपये की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी। बंबई में कंपनी के ढले हुए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने का आदेश दिया गया। कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकार को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई। पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। स्वयं को स्थापित करने में एक और अंग्रेज कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती
3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हो गई। 1634 में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामले में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 की संधि के अंतर्गत भारत में डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसाले के व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था, अपितु दक्षिण पूर्व एशिया से अंग्रेजों को भी मार भगाया था। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी, तथापि उन्होंने पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिंसूरा 1653, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासर, नागपट्टिनम 1659 और कोचीन 1663 में अपने कारखाने भी खोले थे। डच अंग्रेजों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों की शत्रुता मुठभेड़ की स्थिति तक पहुंच गई। इसी समय डच जहाजी बेड़े स्वाली के निकट पहुंच गया और अंग्रेजों को सूरत में अपना कारोबार स्थगित करना पड़ा। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों को भारत की भूमि से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने स्वयं को देशी व्यापार तक सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का तेज से पतन हुआ, अंग्रेजों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से निकाल बाहर किया, जिससे उनके भारतीय अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गए। अब इसमें कुछ इंडेक्स दिया है, पहले हम उसे देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। वहीं 1609 में विलियम हॉकिंस का जहांगीर के दरबार में आगमन होता है। 1611 में कैप्टन मिडिल्टन ने सूरत में मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करती है। वहीं 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1615 में सर थॉमस रो राजा जेम्स प्रथम के राजदूत जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1618 तक राजदूत अंतर्देशीय चुंगी से छूट सहित मुक्त व्यापार की पुष्टि करने वाले 2 फरमान, प्रत्येक फरमान सम्राट एवं राजकुमार खुर्रम से प्राप्त हासिल करने में सफल हुए। 1616 में कंपनी ने दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1632 में कंपनी ने अपने व्यापार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए गोलकोंडा के सुल्तान से स्वर्ण फरमान प्राप्त किया। 1633 में कंपनी ने पूर्वी भारत में हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1639 में कंपनी ने स्थानीय राजा से लीज पर मद्रास हासिल किया। 1651 में कंपनी को हुगली, बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी गई। 1662 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह करने के बदले दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ। 1667 में औरंगजेब ने बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने हेतु फरमान दिया। 1691 में कंपनी ने 3000 रुपये वार्षिक के भुगतान के बदले बंगाल में व्यापार जारी रखने की राजकीय आदेश प्राप्त किए। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा गया, ये कंपनी को भारी मात्रा में व्यापार संबंधी छूट प्रदान की। अब नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव।
अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एकाधिकार जमा लिया। भारत में अंग्रेज वस्त्र, नील, सोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किया जाने के कारण भारतीय दस्तकारों की दस्तकारों को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े-बड़े भारतीय व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। अपने समकालीन यूरोपीय और भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों के वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे और 1764 तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया। दो अंग्रेज कंपनियों का विलय 1688 में की अंग्रेजी क्रांति के पश्चात विंग्स अपनी बढ़ी हुई शक्ति के साथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया। इस प्रकार प्रतिद्वंदी कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में जनवरी 1707 से अप्रैल 1702 तक सर विलियम नॉरिस को अपने राजदूत के रूप में प्रतिनियुक्त किया। हालांकि नई कंपनी असफल सिद्ध हुई। सम्राट या साम्राज्ञी तथा संसद के दबाव में 1708 में दोनों कंपनियों का विलय कर एक नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। यह 1708 से 1873 तक की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया। फ्रांसीसी भारत में फ्रांसीसी केंद्रों की स्थापना। अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लग गई। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द कंपनी फ्रांसीस इंडिस ओरिएंटल्स की स्थापना की गई। यह पूर्णतः राज्याधीन थी। 1667 में फ्रांसीसी कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1669 में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया और फ्रांसीसी मार्टिन को सूरत और मछलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1672 में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेन थॉम छीन लिया और 1673 में फ्रांसीसियों ने कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्थापित करने के लिए बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से अनुमति प्राप्त की। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र। 1673 में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने वलिकोंडापुरम के शासक शेर खां लोदी से एक छोटा सा क्षेत्र पांडिचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पांडिचेरी का विकास आरंभ हुआ। हालांकि 1693 में डचों ने पांडिचेरी छीन लिया था, किंतु 1697 में रिजविक की संधि से पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया गया। इसी प्रकार 1690 में फ्रांसीसी कंपनी ने मुगल गवर्नर से चंद्रनगर प्राप्त किया। हालांकि 1665 और 1695 के मध्य फ्रांसीसी कंपनियों ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधियां अभी भी बेहद कम थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआती नुकसान। फ्रांसीसियों और डचों के मध्य युद्ध से भारत में फ्रांसीसी स्थिति को बेहद धक्का लगा।
1688 के क्रांति के कारण अंग्रेजों के साथ मजबूत गठबंधन के चलते डच ने पांडिचेरी पर अधिकार जमा लिया। यद्यपि 1697 में रिजविक की संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों को पुनः पांडिचेरी प्राप्त हो गया। एक बार फिर फ्रैंको मार्टिन के योग्य नेतृत्व में पांडिचेरी फिर से फलने-फूलने लगा और भारत में महत्वपूर्ण फ्रेंच क्षेत्र बन गया। हालांकि यूरोप में फ्रेंच-स्पेनिश युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप 1701 में सूरत, मछलीपट्टनम और बंताम में फ्रांसीसियों को अपनी फैक्ट्रियां छोड़नी पड़ी। दिसंबर 1706 में फ्रैंको मार्टिन की मृत्यु से भारत में फ्रेंच साम्राज्य को एक दूसरा झटका झेलना पड़ा। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हुई। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 में मालाबार तट और 1739 में कराईकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी। इसके पास सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था। इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी नीति और विकास फ्रांस में हो रही गतिविधियों पर काफी कुछ निर्भर था। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस के विदेशिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित था। 1672 से 1713 के मध्य फ्रांस प्रायः हॉलैंड के साथ युद्ध में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 1720 की अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी ह्रास हुआ। इसके बाद 1720 में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ तथा 1742 तक पांडिचेरी के गवर्नर लिनो और ड्यूमा के कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभुसत्ता की पुनः प्राप्ति हुई। 1742 तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, परंतु 1542 के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार निर्धारित किया। 1742 में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की हुई। सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक युद्ध। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। 1690 से 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार पर एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। शत्रुता की पृष्ठभूमि। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार मात्र था, तथापि 1742 में पांडिचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ। दक्षिणी क्षेत्र, विशेषकर कर्नाटक, यूरोपियों द्वारा कोरोमंडल और उसके आंतरिक क्षेत्रों को दिया गया नाम। मद्रास और पांडिचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 का समय यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए फ्रांस एवं इंग्लैंड के पारस्परिक संघर्ष का दौर था। उस युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था।
इसलिए उसका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर तैनात नहीं था, लेकिन वहां फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उपस्थित था। फ्रांसीसियों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 वर्ष बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई एक्सला-शापिल की संधि के साथ ही युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि के अनुसार मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिया गया। 1740 से 1765 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था, जिसका शासन नवाब के हाथों में था। इस क्षेत्र पर व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1740 में शुरू ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के परिणाम स्वरूप हुआ। आंग्ल-फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। यह युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया था। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्तियां पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव के कारण वह लाभ उठाने में असमर्थ रही। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता ही इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण थी, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों पर भी पड़ा। चूंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मॉर्स था। मद्रास और पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इसके पूर्व उसने मोर्स के समक्ष भी युद्ध न होने देने का प्रस्ताव रखा था। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात उसने सितंबर 1946 में मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्देन की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इस बीच डुप्ले और लाबोर्देन के बीच मतभेद हो गया और लाबोर्देन ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। लाबोर्देन के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार जमा लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। मद्रास और नवाब की सेना पर विजयों से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु लगभग 1.5 वर्ष तक इसका घेराव करने के बाद भी डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार नहीं करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर घेरा डाल दिया, परंतु उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे और उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस आना पड़ा। 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक्सला-शापिल की संधि हो गई, जिसे ट्रीटी ऑफ आचेन भी कहा जाता है, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा,
ना तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और ना ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरी को उजागर कर दिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से नौसेना का महत्व बढ़ गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है और जिस शक्ति की नौसेना मजबूत होगी, भारत में उसी की सत्ता स्थापित होगी। देशी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजियों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया, जिससे सबसे बढ़कर इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और अन्य टॉपिकों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।